नमस्कार। लेट्स माइक सारा दिन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं अनंत मिश्रा। आज बात करेंगे राजनीति में दोस्ती की, मित्रता की, गठबंधन की। कहते हैं राजनीति में न कोई दोस्त होता है और न कोई दुश्मन। अगर कोई दोस्त होता है तो सिर्फ स्वार्थ। ये यूं कह सकते हैं कि आज के दौर की राजनीति स्वार्थ की राजनीति रह गई है। कितने गठजोड़ बनते हैं, बिगड़ते हैं। एक छोटा दल कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है, अगले चुनाव में वो कांग्रेस के साथ मिलता है। इसी तरह देश की राजनीति चल रही है। वैचारिक विरोध आज व्यक्तिगत विरोध में बदल गया है। और ऐसा ही एक उदाहरण पिछले दिनों राजस्थान में देखने को मिला। एक जमाने के दोस्त डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई थी। जब किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर उन्होंने पार्टी बनाई, चुनाव भी लड़ा, जीते। लेकिन बाद में उनको लगा कि इतनी बड़ी राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में, उनका दल शायद कुछ नहीं कर सकता। हनुमान बेनीवाल भी उनका साथ छोड़ गए, किरोड़ी लाल मीणा फिर से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और उसके बाद दोनों नेता अलग अलग, किरोड़ी लाल भारतीय जनता पार्टी और हनुमान बेनीवाल आरएलपी से अपनी राजनीति करते रहे। लेकिन पिछले दिनों एक टीवी डिबेट में दोनों नेता ऐसे भिड़े कि समझो आपा खो बैठे। एक जमाने की दोस्ती रंजिश में नजर आई। टीवी बहस पर फोन रिकॉर्डिंग के दौरान फोन पे दोनों जुड़े हुए थे और एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शायद कभी दोस्त रहे दो राजनेता नहीं कर सकते। कारण कुछ भी रहा हो इस विरोध का, लेकिन देश की और प्रदेश की जनता ने जो उस वीडियो को देखा, उसकी भाषा को सुना, वो लगा नहीं कि दो राजनेता, इतने सीजन राजनेता, एक किरोड़ी लाल मीणा जो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति से आए, विधायक रहे, सांसद भी रहे। उन दोनों के बीच में जिस तरह से शब्दों का आदान प्रदान हुआ, तुम लुटेरे हो, तुम चोर हो, तुम कुर्सी के नीचे छुप गए थे, तुम्हारी औकात क्या है, 2 दिन में राजनीति सिखा दूंगा, 2 दिन में ये कर दूंगा। इस तरह के शब्द जो एक मंत्री स्तर पर किरोड़ी लाल है, आज मंत्री है राजस्थान सरकार में, और एक हनुमान बेनीवाल जो सांसद है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि राजनीति में कोई स्थायी न दोस्ती होती है न दुश्मनी होती है। कुछ स्थायी होता है तो अपना स्वार्थ। आज राजस्थान की राजनीति में ये जो दृश्य देखने को मिला, इसका मूल कारण क्या था? अगर हम मूल कारण में जाएं तो मुझे तो एक बात नजर आती है, वो ये कि आज दोनों नेता राजस्थान की राजनीति में हाशिए पे पड़े हैं। शायद इसीलिए ये जो शब्दों का आदान प्रदान हुआ, इतने कटु शब्दों का, वो इसलिए हुआ ताकि राजनीति में अपनी जो जगह है, राजनीति में जो खबरों की दुनिया है, उसमें अपना स्थान बना सके। वरना मंत्री पद पे बैठा और सांसद पद पे बैठे नेताओं में बहस पहले भी हुई है, तीखे शब्दों का आदान प्रदान भी हुआ है, पर इस तरह से जैसे किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा कि तुम चोर हो, मैंने तुमको पैसे दिए, भूल गए क्या? अब सार्वजनिक रूप से अगर ये वीडियो सामने आया है तो सवाल राजनीति में उठने चाहिए और उठते रहते हैं। किरोड़ी लाल और मीणा और हनुमान बेनीवाल जब दूसरे नेताओं को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं तो कटघरे में खुद भी खड़े होते हैं। इस वीडियो की चर्चा करें। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैंने तुमको पैसे दिए थे, भूल गए क्या? अब सवाल अनेक उठते हैं, किरोड़ी लाल ने हनुमान बेनीवाल को पैसे क्यों दिए, कितने पैसे दिए, और वो पैसे दिए तो आए कहां से थे वो पैसे?
ये कई सवाल है जो जनता के मन में उठते हैं। सवाल किरोड़ी लाल ने बोल दिया मैंने पैसे दिए थे, लेकिन क्यों दिए थे पैसे? वो पैसे आए कहां से थे? क्या चेक से दिए थे या कैश दिए थे? उलट पलट के जो किरोड़ी लाल मीणा पर हनुमान बेनीवाल ने भी प्रहार नहीं किए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आप करके बोल रहा हूं, आप मुझे तू करके बोल रहे हो, राजनीति भुला दूंगा, आपकी औकात क्या है, आपकी चल नहीं रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आज किरोड़ी लाल मीणा बड़े मंत्री हैं राज्य सरकार में, लेकिन उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन तो है। जिस तरह से उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल हुए, बाद में इस्तीफा भेजा, महीनों तक मीटिंग में नहीं गए, संगठन की मीटिंग में नहीं गए, कैबिनेट की मीटिंग में नहीं गए, कभी कार लौटा दी, कभी ऑफिस नहीं गए, फिर ना उन्होंने इस्तीफा वापस लिया, ना उसकी चर्चा मंत्रिमंडल की बैठकों में भी जाने लगे। तो निश्चित रूप से किरोड़ी लाल मीणा को जो उम्मीद रही होगी कि जब भारतीय जनता पार्टी की 2023 दिसंबर में सरकार आई और ये लगा कि पार्टी आलाकमान वसुंधरा राजे को तीसरा मौका देने के पक्ष में नहीं है, तो शायद किरोड़ी लाल मीणा को लगा राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया जैसे दिग्गज चुनाव हार गए थे। अगर वसुंधरा राजे को आलाकमान नहीं बना रहा था और राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया जीतते तो शायद कुछ तस्वीर दूसरी हो सकती थी। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को लगा कि अब जब गुलाब कटारिया भी सक्रिय राजनीति से दूर हो गए और सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौर जैसे नेता चुनाव हार गए, तो मुख्यमंत्री में उनका नंबर लग सकता है। और बहुत खबरें चली कि वसुंधरा राजे नहीं बनेंगी तो बालकनाथ बन सकते हैं, दिया कुमारी बन सकती हैं, किरोड़ी लाल मीणा बन सकते हैं। लेकिन जब पर्ची खुली तो नाम था भजनलाल शर्मा का, पहली बार जो सांगानेर से जीत के आए। वहीं से किरोड़ी लाल मीणा के मन में एक शायद ठेस लगी, या उनको जो अपेक्षा थी पार्टी से कि उनकी वरिष्ठता का सम्मान करते हुए पार्टी शायद उन्हें मुख्यमंत्री पद पर आसीन करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वो जो किरोड़ी लाल मीणा की एक उपेक्षा हुई, जो उनको अपेक्षा थी और उनको लगा कि उनकी पार्टी ने उपेक्षा की है, शायद उस बात का फ्रस्ट्रेशन, या उनको और मंत्रिमंडल में तवज्जो नहीं मिल रही, मुख्यमंत्री नहीं बने लेकिन उप मुख्यमंत्री भी दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा बने, तो शायद वो भी उनके लिए एक राजनीतिक झटका था। और हनुमान बेनीवाल की चर्चा करें तो 2018 के जब चुनाव हुए, 3 सीटें जीते हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी, और 3-4 सीटों पे उनके उम्मीदवार दूसरे स्थान पे भी रहे। लगा शायद राजस्थान में फिर से एक बार तीसरी ताकत, तीसरा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मुकाबले खड़ा हो रहा है। और हनुमान बेनीवाल ने पूरे राजस्थान में 18 के बाद संघर्ष किया, दौड़े और ये लगा कि शायद 2023 के चुनाव में वो कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करें, 20-25 सीटें जीतें, जिस समय एक जमाने में जनता दल हुआ करता था। लेकिन वैसा नहीं हुआ और 3 सीटें जीतने वाली हनुमान बेनीवाल की पार्टी 2023 के चुनाव में सिर्फ 1 सीट पे सिमट गई। और उसमें भी जब सांसद रहते हुए उन्होंने विधानसभा की सीट छोड़ी खीवसर की, और वहां उपचुनाव हुआ, तो वहां हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में ये स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है कि दोनों की जो अपेक्षाएं थी मतदाताओं से, किरोड़ी लाल मीणा को अपनी पार्टी से, बेनीवाल तो खुद अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको जो मतदाताओं पे से अपेक्षा थी वो शायद पूरी नहीं हुई। और विधानसभा में आज की स्थिति में हनुमान बेनीवाल की पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है। तो दोनों में जो एक फ्रस्ट्रेशन समझो, जो एक राजनीति से अरुचि हुई, उसका जो दबाव था शायद वो इस वीडियो में झलक कर आया। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि राजनीति में हम शुचिता की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, नैतिक मूल्यों की बात करते हैं। ऐसे में ये वीडियो निश्चित रूप से उन लोगों को झंझोरने वाला है जो राजनीति में कुछ अच्छे की उम्मीद करते हैं, जो राजनेताओं से, हमारे जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करते हैं कि उनका आचरण, उनकी व्यवहार, उनकी बोली और भाषा पे संयम बरकरार रहे। ये मानने में भी कोई हर्ज नहीं, परहेज नहीं, किसी को नहीं होना चाहिए
कि किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल दो ऐसे राजनेता हैं आज जो अपनी संघर्ष क्षमता के बूते राजनीति में उन्होंने एक जगह बना रखी है। किरोड़ी लाल मीणा मंत्री पद पर रहते हुए भी धरनों में पहुंच जाते हैं, छात्रों के बीच पहुंच जाते हैं। भर्ती परीक्षाएं हुई, उसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल ने जितने मुद्दे उठाए शायद वो राजस्थान के और किसी राजनेता ने नहीं उठाए होंगे। तो संघर्ष इनके खून में है। किरोड़ी लाल मीणा ने 80 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में उन्होंने काम किया, युवा नेताओं में उनकी गिनती होती थी। और सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री जब बंद हुई, उसके लेके आंदोलन हुआ, तो सबसे ज्यादा उसमें मुखर किरोड़ी लाल मीणा रहे थे। और सिर्फ वही एक दौर नहीं था, उन्होंने कई मौकों पर संघर्ष किया, पार्टी लाइन को लेकर भी, पार्टी में रहते हुए पार्टी से अलग लाइन भी ली उन्होंने। मतलब कह सकते हैं कि संघर्ष में पीछे नहीं हटे। और ये स्थिति हनुमान बेनीवाल की है। कितने सांसद है राजस्थान में, 25-10 राज्यसभा में, लेकिन जितना संघर्ष हनुमान बेनीवाल करते हैं शायद दूसरा राजनेता नहीं करता होगा। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है, संघर्ष करना। राजनीति में नेताओं को संघर्ष करना चाहिए, सड़क पर भी और सदन में भी। लेकिन ये जो आचरण दोनों का आया, इसने बहुत से ऐसी परतें खोली हैं जो राजनीति में आने वाले भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बाद में जरूर दोनों नेताओं ने थोड़ा बहुत वो की। किरोड़ी लाल मीणा ने भी कहा कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हनुमान बेनीवाल मेरे छोटे भाई हैं। और हनुमान बेनीवाल ने तो यहां तक आरोप लगाया कि 200 करोड़ रुपए आपने लिए अशोक गहलोत सरकार से। हालांकि ना इसके कोई सबूत है, ना कोई इसके प्रमाण है। लेकिन जब कोई चीज सार्वजनिक हो जाती है, और ये कोई ऐसा बयान नहीं था जिसका दोनों नेता खंडन करे कि ये हमारा बयान नहीं है, ये इसको गलत तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ के दिया गया है, या और कोई उसमें अपनी बात रखे। ये सीधे सीधे इन दोनों की वार्तालाप थी जो आमने सामने हुई टेलीफोन के जरिए। और उसमें कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो कम से कम राजनीति में, जो युवा राजनीति में आ रहे हैं, या जो अपील की जाती है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, तो क्या इस तरह की भाषा को सुनकर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे? और सवाल एक यहां सरकार के सामने भी खड़ा होता है कि अगर उनका एक मंत्री दूसरी पार्टी के सांसद पर यह आरोप लगा रहा है कि मैंने उसको पैसे दिए थे, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि पैसे किरोड़ी लाल मीणा ने क्यों दिए, वो पैसे आए कहां से थे, किस काम के लिए दिए थे, चेक से दिए थे या कैश में दिए थे, और उस पैसे का क्या हुआ? और जो हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि 200 करोड़ लिए, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या 200 करोड़ रुपए लिए, और लिए तो क्यों लिए? क्या एक नंबर में लिए, चेक में लिए? चेक में तो खैर लेने का सवाल ही नहीं है। राजनीति में जो चुनाव लड़े जाते हैं वो सब चेक से, जो चुनाव आयोग की आचार संहिता है उसका तो शायद ही कोई पालन करता हो। लेकिन जो पिछले दिनों राजस्थान की राजनीति में ये उबाल देखने को मिला, इसकी तहसीस से, इसकी गहराई से, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और सरकार को स्वतः ज्ञान लेना चाहिए, इसमें पूछना चाहिए, अपने मंत्री से भी पूछना चाहिए कि भाई आपने पैसे क्यों दिए थे, किस लिए दिए थे? विरोधी पार्टी के नेता को आप पैसे दे रहे हो, या उस समय की बात है कि जब किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल एक थे, तब तो पैसे लेने और देने का सवाल ही नहीं, क्योंकि पार्टी चुनाव लड़ रही थी। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं। और एक सवाल इसमें यह भी उठता है, बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या ये मिली भगत तो नहीं थी? ये जो लड़ाई हुई टीवी पे, टेलीफोन के जरिए, क्या ये मिली भगत थी? क्योंकि इस जो वाक्य हुआ, जो ये शब्दों की टकरार हुई, इससे निश्चित रूप से दोनों नेताओं को सुर्खियां मिली। और आज की राजनीति में यही सबसे बड़ी विडंबना कही जा सकती है कि जो विधायक, जो मंत्री, जो जनप्रतिनिधि, जो संगठन के पदाधिकारी अच्छा काम करते हैं, उनकी चर्चा शायद मीडिया में कम होती है। लेकिन इस तरह के आप बयान और बेवजह के जो विवाद अगर खड़े करते हो, या हॉट डिस्कशन होती है, उसको मीडिया में बहुत जगह मिलती है। तो सवाल अनेक हैं कि क्या ये मिली भगत की कुश्ती थी? क्या ये दोनों की एक सोची समझी रणनीति थी?
या फिर वाकई में इनके बीच में कुछ ऐसा हॉट डिस्कशन हुआ है। और अगर हॉट डिस्कशन हुआ है वो तो सार्वजनिक रूप से जाहिर है, और अगर इसमें कोई मिलीभगत नहीं थी तो तमाम तथ्यों की जांच होनी चाहिए। राजस्थान ही नहीं, देश की राजनीति में अनेक नेताओं के बीच टकराव देखने को मिला है, शब्दों के बाण भी चले हैं, व्यंग भी हुआ है, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी की गई है। अनेक नेताओं के खिलाफ देश की अदालतों में अभी भी मानहानि के कई केस चल रहे हैं कि उसने मेरे खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर किरोड़ी लाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ शब्द किया कि पैसे दिए थे, या उन्होंने आरोप लगाया कि 200 करोड़ रुपए आपने लिए थे, तो क्या इनमें कोई मानहानि का केस एक दूसरे के खिलाफ करने की कोई दिखाई देती है गुंजाइश? लगता तो नहीं। बाद में दूसरे दिन तीसरे दिन दोनों नेताओं ने अपने स्वर को ढीला किया। लेकिन बहुत से तथ्य हैं इस इन आरोप प्रत्यारोपों में। ऐसी भी चीजें निकल कर आई जिसमें किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आपकी पार्टी की एक नेता थी जो पेपर लीक प्रकरण में थी, और हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वो आपके टच में थी। तो खुलासा इन सब चीजों का होना चाहिए। अगर सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग, राजनीति में रहने वाले लोग इस तरह की भाषा करते हैं, इस तरह के आरोप लगाते हैं जिसमें पैसे के लेन देन की बात होती है, भर्ती परीक्षाओं में जो पेपर लीक करने की सवाल उठाए जाते हैं, और किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था उस दिन कि मैं जल्दी समय आने पर इसका खुलासा करूंगा। निश्चित रूप से किरोड़ी लाल मीणा पहले भी कई खुलासे किए हैं, उन्होंने कई आरोप गए हैं, कोर्ट में भी गए हैं। इस प्रकरण को लेकर वो क्या आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या क्या तथ्यों का खुलासा करते हैं, ये तो अलग एक तथ्य है। लेकिन सरकार को इतने गंभीर विषय, जबकि अभी एसआई भर्ती की परीक्षा पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, रद्द कर दी है उसको एक तरीके से, तो ये जो नेताओं के भर्ती परीक्षाओं में लेन देन के या पर्चे पेपर लीक करने के आरोप सार्वजनिक रूप से एक मंत्री अगर लगा रहे हैं तो मामला गंभीर हो जाता है। ये तमाम उन लाखों युवाओं के जो भविष्य के सपने चूर चूर होते हैं, ऐसे सपने चूर चूर ना हो। जो जितनी राजस्थान में पिछले 7-8 सालों में 8-10 बड़ी भर्ती परीक्षाएं रद्द हुई हैं, ऐसी स्थिति फिर से पैदा नहीं हो। आरपीएससी के सदस्यों पे भी सवाल खड़े हुए हैं, एक आध सदस्य जेल में भी रहे हैं, एक सदस्य ने भी पिछले दिनों इस्तीफा दिया कि मैं निष्पक्षता से काम किया है, लेकिन अगर इस तरह के आरपीएससी पे सवाल उठ रहे हैं तो मुझको लगता है कि मुझे दूर हो जाना चाहिए। तो नेता क्या करेंगे? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कुछ तथ्य देंगे, कोई सबूत लाएंगे, लेकिन राजस्थान की सरकार को ये जो दोनों के बीच में हॉट डिस्कशन हुआ है उसमें तमाम मुद्दे उठाए गए हैं, ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिनकी छानबीन निश्चित रूप से होनी चाहिए। और छानबीन होगी अगर, और उसमें कुछ ऐसे तथ्य निकल आएंगे, तो इसमें किसी नेता का, एक दो नेताओं का अगर नुकसान होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रदेश की जनता को, प्रदेश के युवाओं को इससे सुनहरे भविष्य की कल्पना करने का अगर अवसर मिलेगा, उनको लगेगा कि नहीं, अगर इसमें कोई चीज गलत हुई है और अगर किसी के पास सबूत है तो बेशक किरोड़ी लाल मीणा सबूत पेश करें। उससे पहले सरकार को चाहिए कि उनसे पूछताछ करें। पार्टी उन्हीं की, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनकी भजन लाल सरकार में मंत्री हैं, और इतना अगर सरकारों पे जब आरोप लगते हैं कि सरकारें ऐसे लोगों को आरपीएससी के मेंबर बनाती है राजनीतिक कारणों से, जो इस तरह की परीक्षाओं में पेपरों को लीक करते हैं, अपने बच्चों को पेपर लीक कराते हैं, 15-15, 20-20 लाख में पेपर नीलाम होते हैं, तो इन सब बातों का विशेष रूप से संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, और एक चिंतन करना चाहिए, एक इसकी समीक्षा करनी चाहिए। दोनों नेताओं से पूछताछ होनी चाहिए अलग अलग कि कौन से पैसे का लेन देन था, कौन से 200 करोड़ रुपए किसने लिए। ये खाली आरोप है, इतने गंभीर आरोप खाली हवा में अगर लगाए जाते हैं तो वो भी, उसकी भी पड़ताल होनी चाहिए कि अगर गलत आरोप क्यों लगाए गए, आखिर राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह के गंभीर अगर आरोप लगेंगे। जो राजस्थान की छवि एक जमाने में बहुत अच्छी थी, लेकिन आप पिछले 7-8 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जितना बदनाम हुआ है देश का शायद कोई दूसरा राज्य हो। और जब ऐसा ही भर्ती परीक्षा पिछली सरकार के दौरान हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से उठाया था, खुद किरोड़ी लाल मीणा ने मुद्दा उठाया था,
तो जब पार्टी को पास पता था, सरकार को बाद में पता चल गया कि ये इस तरह इसमें धांधलियां हुई हैं, तो क्यों हाई कोर्ट को इसमें दखलंदाजी का मौका मिला? अच्छा होता कि सरकार अपनी तरफ से इसको परीक्षा को रद्द कर देती, अगर उसके पास तथ्य थे, उसके पास सबूत थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब जो मैंने पहले भी कहा कि जो जितने सवाल खड़े हुए हैं, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव करना या 5 साल में चुनाव होना नहीं। लोकतंत्र का मतलब है कि जो सवाल खड़े होते हैं, और खासकर जब बड़े बड़े राजनेता एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, तो उन आरोपों की जांच होकर उन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। तब प्रदेश की जनता और देश की जनता को लगेगा कि नहीं, हम वास्तव में लोकतंत्र में जी रहे हैं। न एक बार एक सरकार आई, दूसरी बार दूसरी सरकार आई, भर्ती परीक्षाएं दोनों सरकारों के समय में अगर उसमें धांधलियां हुई या परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, तो नुकसान किसका है? न राजनीतिक दलों का, न राजनेताओं का। नुकसान उठाना पड़ता है जनता को, और खास करके युवाओं को, जिनके युवाओं के दम पर जिस देश का भविष्य टिका है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा युवा संख्या वाले देश हैं। तो ऐसे में जो गंभीर सवाल, आरोप प्रत्यारोप उठे, लगे अपनी जगह थे, लेकिन अब उसकी जांच होनी चाहिए। और अच्छा हो कि सरकार अपनी तरफ से पहल करे। बहुत से मामलों में सरकार पहल करती है, कोर्ट भी प्रसंज्ञान लेते हैं, स्वज्ञान लेते हैं, अपनी तरफ से उसके मामले को करते हैं जब इतने अगर गंभीर मामले हैं। और खासकर जब एक मंत्री और एक सांसद इस तरह के गंभीर पैसे के लेन देन और भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने में लिप्तता को लेकर अगर सवाल उठते हैं, तो उन सवालों की जांच होनी चाहिए। तभी हमें लगेगा कि हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। राजनीतिक रूप से फायदा उठाने के लिए नेता चाहे कुछ भी करें, वो उनका अपना मामला है, लेकिन सरकार के नाते सरकार को सरकार की तरह काम करते हुए दिखना चाहिए। और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि आखिर ये सिर्फ आरोप थे या इसमें कुछ गंभीरता थी, और अगर गंभीरता थी तो उस गंभीरता की जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग दोषी हैं, पेपर लीक में हो चाहे पैसे के लेन देन में हो, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो चाहे किसी भी पद पे बैठा हो और चाहे किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य क्यों ना हो। धन्यवाद। तो फिर किसी दिन, अगले दिन फिर किसी चर्चा में हम आमने सामने होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.